नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका सुबह 9 बजे के इस खास बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। शुरुआत खबरों की करेंगे। सबसे पहले आज की सबसे बड़ी जानकारी मध्य प्रदेश के लिहाज से मंत्रियों के विभागों के बंटवारे को लेकर आज मुहर दिल्ली में लग सकती है। चूंकि दिल्ली के दौरे पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव भी पहुंचे हैं, आला नेताओं से चर्चा करेंगे मुख्यमंत्री। मंत्रियों के विभागों पर मुहर लग सकती है, ये माना जा रहा है। तो आज दिल्ली दौरे पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, मंत्रिमंडल को लेकर जितना बड़ा पीछे आपने क्रम देखा है, बहुत दिनों तक चर्चा हुई, लंबा मंथन चला है। हो सकता है कि मंत्रिमंडल में पोर्टफोलियो के बंटवारे को लेकर भी उतनी ही बड़ी चर्चा की जरूरत हो, और इसी के चलते अब दिल्ली में हलचल इस बात को लेकर बढ़ती हुई कि आखिर किसे कौन सा प्रभार दिया जाना है। कई दिग्गज नाम मंत्रिमंडल में शामिल हैं, उनको उनके कद के हिसाब से पोर्टफोलियो दिया जाना भी बहुत बड़ी चीज होती है। संभावित तौर पर किसे कौन सा प्रभार मिल सकता है, ग्राफिक्स के जरिए आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। बड़ी बात यह भी कि मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री ये अपने पास कौन सा प्रभार रखते हैं, कौन से विभाग रखते हैं और किसे कौन सी जिम्मेदारी कैबिनेट में सौंपी जाती है, ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इसके साथ ही आगे की रूपरेखा भी इसे स्पष्ट कर देगी कि दिग्गजों की भूमिका आखिर प्रदेश में क्या है। महज पोर्टफोलियो संभालना या फिर जो नए चेहरे कैबिनेट में आपने देखे हैं उनको भी गाइडेंस देना, उनको भी संभालना, उनको भी सिखाना कि आखिर कैसे मंत्रालय में काम किया जाता है। क्योंकि इसी के मद्देनजर ये माना जा रहा था कि इन दिग्गजों को मध्य प्रदेश में उतारा गया है, तो आज मुहर लगना पूरी तरह से संभव माना जा रहा है। चलिए, शैलेंद्र भदौरिया हमारे सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं, उनका हम रुख कर लेते हैं। शैलेंद्र, मंत्रिमंडल के गठन में बहुत विलंब और अब विभागों के बंटवारे में समय ले रही है बीजेपी, क्या कुछ आगे हो सकता है? देखिए, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि जिस तरीके से जब माफ कीजिएगा कि जब नतीजे आए थे उसके 10 दिन बाद मुख्यमंत्री के नाम का चयन हुआ और मुख्यमंत्री की शपथ के 12 दिन बाद जो है वो मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है। और मंत्रिमंडल के विस्तार के बाद ये कयास लगाए जा रहे थे कि जल्द ही उनको विभाग बांट दिए जाएंगे, ताकि मध्य प्रदेश के विकास को लेकर जो 6 महीने का रोड मैप जो है वो मध्य प्रदेश की सरकार ने जो तय किया है, डॉक्टर मोहन यादव ने पहली बैठक में तय किया है कि 6 महीने का रोड मैप बनेगा। वो 6 महीने के रोड मैप के पीछे का कारण एक लोकसभा चुनाव भी माना जा रहा है कि लोकसभा चुनाव के मद्देनजर पहले उन कामों को प्राथमिकता मिलेगी जो अभी आवश्यक है। तो ऐसे में ये माना जा रहा था कि जल्दी पोर्टफोलियो वितरित कर दिए जाएंगे, लेकिन अभी तक मंत्रिमंडल के गठन के बाद पोर्टफोलियो नहीं बटे। और ऐसे में आज जब डॉक्टर मोहन यादव दिल्ली दौरे पर है और तमाम जो पदाधिकारी है, राष्ट्रीय अध्यक्ष या तमाम जो नेता है, उनसे आज उनकी मुलाकात भी होनी है। तो ऐसे में ये पूरी संभावना जताई जा रही है कि जब दिल्ली से दोपहर लगभग 1 बजे के आसपास राजधानी भोपाल लौटेंगे तो उसके बाद जो मंत्री बनाए गए 18 कैबिनेट मंत्री और 2 डिप्टी सीएम के बीच विभागों का बंटवारा हो जाएगा। देखिए, विभागों का बंटवारा होना इसलिए भी आवश्यक है कि जब तक विभाग नहीं मिलेंगे तब तक वो काम में तेजी नहीं ला सकेंगे। केवल कैबिनेट मंत्री होना ही काफी नहीं होता, वो पहले पोर्टफोलियो होगा, उसी के आधार पर वो विभागों की समीक्षा कर सकते हैं। हालांकि मुख्यमंत्री खुद लगातार समीक्षा करने में जुटे हुए हैं, लेकिन अब उम्मीद ये मानी जा रही है कि आज जब दिल्ली लौटेंगे तो विभागों का बंटवारा उसके बाद मध्य प्रदेश के मंत्रिमंडल को कर दिया। कामकाज तो शुरू हो ही जाना चाहिए मध्य प्रदेश में, लेकिन दिल्ली में जहां मुख्य हलचल चल रही है वहां पर क्या कुछ हो रहा है ये भी हम समझ लेंगे। सहयोगी विनीत हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विनीत, बताइएगा, आज चूंकि मुख्यमंत्री भी पहुंच रहे हैं दिल्ली, तो क्या कुछ होना है? जी, निश्चित तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि मुख्यमंत्री जब पहुंचेंगे और उनकी लगातार जो मुलाकात होगी वो बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं के साथ मुलाकात हो सकती है। और इसके साथ ही साथ माना यह जा रहा है कि सौजन्य में भरा मुलाकात जो है वो कई केंद्रीय मंत्रियों के साथ हो सकती है। जिस तरह से हमारे सहयोगी हम बता रहे थे कि मंत्रिमंडल का विस्तार जो है वो हो गया है, अब विभागों का बंटवारा जो है वो किया जाना महत्वपूर्ण है। इसको लेकर के भी जो मुलाकात दिल्ली में होगी उसमें चर्चा होगी। एक महत्वपूर्ण बात यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह से मुख्यमंत्री बनने के साथ साथ 2 उप मुख्यमंत्री भी बने थे, और उसके साथ साथ अगर हम देखें तो कई जो हेवी वेट्स में हैं वो भी मंत्रिमंडल में शामिल हुए हैं। चाहे हम कैलाश विजयवर्गीय की बात करें, वो पहले भी मंत्री थे बीजेपी में भी वो महासचिव थे। और जैसा कि हमने बताया था कि कल ही उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ मुलाकात करके अपना त्यागपत्र जो है, महामंत्री पद का त्यागपत्र जो है वो सौंपा था। तो निश्चित तौर पर उन्हें भी कोई बड़ा मंत्रालय जो है वो दिया जाएगा।
इसी को लेकर के मंथन जो है वो दिल्ली में होगा कि आखिरकार जो वरिष्ठ हैं उनका किस तरह से सम्मान किया जाए, उन्हें किस तरह से जिम्मेदारी दी जाए, और इसके साथ ही साथ जिस तरह से मुख्यमंत्री हैं या फिर मुख्यमंत्री अपने पास कौन सा विभाग रखते हैं, और या फिर जो दोनों डिप्टी सीएम हैं उन्हें क्या विभाग मिलता है, इसको लेकर के भी चर्चा जो है वो की जानी है। और जो केंद्रीय नेतृत्व है वही इस पर जो आखिरी मुहर लगाएगा, और इसी कारण जो है आज जब सीएम आएंगे वो वरिष्ठ में जो बीजेपी के नेता है उनसे मुलाकात करेंगे, साथ ही साथ कई सौजन्य मुलाकात जो है केंद्रीय मंत्रियों के साथ भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या पार्टी फैसला लेती है। बहुत शुक्रिया आपका विनीत जानकारी के लिए। शैलेंद्र, आपका भी धन्यवाद जानकारी साझा करने के लिए। तो मध्य प्रदेश में मंत्रिमंडल का गठन हो चुका है, लेकिन मंत्रियों के विभागों का बंटवारा अभी तक नहीं हो पाया। इसे कांग्रेस ने एक नया मुद्दा बना दिया है। कांग्रेस ने जल्द मंत्रियों के विभागों के बंटवारे को लेकर खत लिखा। बीजेपी ने कांग्रेस को चिंता नहीं करने की नसीहत दे डाली। मध्य प्रदेश को नए सीएम डॉक्टर मोहन यादव भी मिल चुके हैं और मोहन की टीम यानी कि मंत्रिमंडल भी मिल चुका है। मंत्रियों के विभागों का बंटवारा अलबत्ता अभी नहीं किया गया। इसे लेकर कांग्रेस मीडिया विभाग उपाध्यक्ष अब्बास हफीज ने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को खत लिख डाला है। इस खत में लिखा गया है कि 1 महीना होने को आया, लेकिन मंत्रियों के पास ना तो कोई विभाग है और ना ही जिले का कोई प्रभारी मंत्री है। कांग्रेस ने लॉ एंड ऑर्डर का हवाला देकर जल्द ही मंत्रिमंडल गठन करने की मांग रखी है। इस खत को लेकर बीजेपी ने कांग्रेस पर निशाना साधा है और कहा है कि जल्द ही विभागों का बंटवारा कर दिया जाएगा। ये बेचैनी कांग्रेस को है, भारतीय जनता पार्टी को कोई बेचैनी नहीं है। आराम से सब काम चल रहा है, अच्छा खासा बहुमत मिला है, प्रदेश अच्छा चल रहा है हमारे डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा। वो भी कह रहे हैं सब दिल्ली से तय कर रहे हैं, भोपाल में कुछ नहीं कर रहे हैं। ये हमारे मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार है, विभाग तय करना, वही तय कर रहे हैं, वही करेंगे। वहीं सांसद के बयान पर कांग्रेस ने पलटवार किया है और कहा है कि नुकसान कांग्रेस का नहीं जनता का हो रहा है और इसी वजह से कांग्रेस बेचैन है। हम इसलिए बेचैन हैं क्योंकि हम मध्य प्रदेश का विपक्ष हैं। मध्य प्रदेश की जनता की चिंता करना हमारा नैतिक अधिकार भी है और कर्तव्य भी है। और आज की तारीख में जिस तरह से कैबिनेट का विस्तार होने के बावजूद भी कोई विभागों का आवंटन नहीं हो रहा है, मध्य प्रदेश के सारे जिले अनाथों की तरह हैं। आज प्रभारी मंत्री के बिना जनता परेशान हो रही है। बीजेपी बोली लगवा रही है कि कौन सा विभाग किसको मिलेगा। मलाईदार विभाग और मलाईदार जिलों के चक्कर के अंदर आवंटन जो रुका हुआ है, उससे नुकसान किसका हो रहा है? जनता का हो रहा है। मंत्रियों के विभाग बंटवारे पर कांग्रेस एक तरफ सवाल उठा रही है, लेकिन कांग्रेस के आरोपों को बीजेपी ये कहकर खारिज कर दे रही है कि ये तो सीएम का विशेषाधिकार है। हालांकि जानकारों का कहना है कि दिग्गजों के मंत्रिमंडल में शामिल होने के कारण ही बीजेपी को विभाग बंटवारे में मंथन पर मजबूर होना पड़ा है और देरी की वजह भी शायद यही हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अब जिक्र करेंगे राजधानी भोपाल का, जहां नशे पर शिकंजा कसा गया है। मध्य प्रदेश सरकार ने अधिसूचना जारी की है। इस अधिसूचना के अकॉर्डिंग रेस्टोरेंट में अब हुक्का नहीं पी सकेंगे। आदेश का उल्लंघन करते अगर आप पाए जाते हैं तो 3 साल की सजा के लिए तैयार रहना होगा। 1 लाख तक का जुर्माना भी लग सकता है। तो ये एक बड़ी पहल सरकार की तरफ से अधिसूचना के तौर पर सामने आती है। एमपी सरकार ने साफ कर दिया है कि हुक्का लाउंज जितने भी चल रहे हैं, जहां पर खुलेआम हुक्का का सेवन किया जाता है, उसे अब पूरी तरह से प्रतिबंधित माना जाएगा। नशे पर लगाम लगाने का यह प्रयास। रेस्टोरेंट में हुक्का नहीं पी सकेंगे। आदेश का उल्लंघन अगर किया जाता है तो 3 साल की सजा तो होगी ही, 1 लाख रुपए तक का जुर्माना भी आपको भरना पड़ेगा। और खंडवा में एक मौलाना गिरफ्तार हुआ है। कर्नाटक पुलिस ने मौलाना को गिरफ्तार किया। मौलाना पर शिक्षिका से दुष्कर्म का केस दर्ज है। आरोपी मौलाना गुलाम अली सहित 8 लोगों पर मामला दर्ज हुआ है। अहमदपुर खेगांव पटाखा फैक्ट्री के पास स्थित है ये मदरसा। 2020 से 21 में कर्नाटक के हुबली में तहरीर देने गया था ये मौलाना। नशे की गोलियां खिलाकर दुष्कर्म करने का आरोप इस व्यक्ति पर। 3 बार गर्भपात कराने की बात भी सामने आई है। मोघट पुलिस की मदद से कर्नाटक पुलिस ने मौलाना सहित अन्य आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया है। तो ये बड़ी कार्रवाई पुलिस की तरफ से। आरोपी पुलिस गिरफ्त में है। खंडवा से गिरफ्तारी इस व्यक्ति की। कर्नाटक में जुर्म किया, मध्य प्रदेश लौटा, लेकिन पुलिस के हाथ लंबे
और इन्हीं लंबे हाथों के चलते गिरफ्तारी फौरन हो पाई। तो नशे को लेकर भी जानकारी के नशा करवाया गया और उसके बाद इस पूरी वारदात को अंजाम दिया और उसके फौरन बाद गर्भपात की भी जानकारी। हालांकि मोघट पुलिस की मदद से कर्नाटक पुलिस ने मौलाना को गिरफ्तार किया है। कई और आरोपी जो उसका साथ दे रहे थे वो भी पुलिस ने गिरफ्तार किए। सहयोगी अमित हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अमित, बताइएगा पूरा क्रम क्या रहा था इस वारदात का? जी अवंतिका, मैं बता दूं कि ये जो मौलाना है मुफ्ती गुलाम, ये मूलतः नेपाल का रहने वाला है और 1999 में नेपाल से खंडवा के कहारवाड़ी मदरसे में आकर ये पढ़ाई कर रहा था। उसके बाद यही मौलाना बन गया। 2020-21 में जब ये कर्नाटक के हुबली में तहरीर देने गया था तो इसकी पीड़िता से मुलाकात हुई थी। उसके परिजन को इसने कहा कि आप इसे मेरे साथ भेज दीजिए, मैं इसे शिक्षिका बना दूंगा, आलिमा बना दूंगा। उसके बाद जब ये यहाँ लेकर आया, इसके बाद ये क्रम जो गंदा खेल है ये लगातार चलता रहा। इसके जो अन्य साथी थे वो भी इसका सहयोग करते थे। 3 बार गर्भपात कराने की बात भी सामने आई है। ये अपने जो डॉक्टर परिचित हैं, डॉक्टर दोस्त हैं, उनके माध्यम से गोलियां खिला देता था और गर्भपात करा देता था। एक बार जब मौका मिला तो आलिमा यहाँ से कर्नाटक अपने गांव भाग कर चली गई और उसके बाद उसने वहां केस दर्ज कराया। कर्नाटक पुलिस यहाँ आई, स्थानीय पुलिस को सूचना दी, मोघट पुलिस की मदद से इस मौलाना को गिरफ्तार किया गया है। उसके अन्य साथियों को भी गिरफ्तार किया गया है। इस पूरे मामले में स्थानीय पुलिस कुछ भी कहने से बच रही है, लेकिन 24 वर्षीय आलिमा ने कर्नाटक में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। अहमदपुर खेगांव के पास जो फटाका फैक्ट्री है, वहां जो मदरसा स्थित है, वहां ये जो है मौलाना काम करता है। जी चलिए, कुल मिलाकर अब गिरफ्तारी हो चुकी है। बहुत शुक्रिया आपका अमित, जानकारी साझा करने के लिए। और पन्ना का जिक्र करेंगे जहां कोहरे का कहर ऐसा है कि 2 लोगों की जान जा चुकी है। कोहरे के चलते एक बड़ा हादसा यहां पर हुआ है। बाइक और मिक्सर मशीन की टक्कर हो गई और टक्कर में बाइक सवार 2 लोगों की जान चली गई। एक की हालत गंभीर बनी हुई है। पन्ना पहरीडी खेरा मार्ग की ये दुर्घटना। और ग्वालियर शहर का जिक्र करेंगे जहां बीच चौराहे पर मारपीट होने लगी। मामूली सा विवाद चल रहा था, विवाद इतना बढ़ा कि मारपीट में तब्दील हो गया। युवक ने भागकर जैसे तैसे अपनी जान बचाई। राहगीरों ने हालांकि मारपीट का वीडियो बना लिया है। मारपीट का वीडियो वायरल भी लगातार हो रहा है। कंपू चेकिंग पॉइंट के पास की पूरी घटना तस्वीरें आपको दिखा देते हैं। ये तस्वीरें आप देखिए, मारपीट करते हुए लोग आपको नजर आएंगे। इसी तस्वीर के आधार पर पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। किस बात को लेकर विवाद शुरू हुआ था यह भी स्पष्ट नहीं हो पाया। ये पुलिस की जांच के बाद स्पष्ट होगा, लेकिन बड़ी बात ये कि कुछ शायद ज्यादा बड़ी बात नहीं थी। मामूली से विवाद को लेकर बात मारपीट तक पहुंच गई। सरेआम मारपीट करते हुए युवक आपको नजर आ रहे होंगे। पास ही मौजूद लोग जो वीडियो बना रहे थे और अब इस वीडियो को पुलिस को सौंप दिया गया है, जांच जारी। और इंदौर का जिक्र करेंगे जहां एक दर्दनाक हादसे में 2 छात्राओं की जान चली गई। 10वीं की दोनों छात्राएं कोचिंग से लौट रही थी। इसी दौरान ट्रेन की चपेट में आ गई। नई ट्रेन का ट्रायल रन चल रहा था, दोनों इसकी चपेट में आई। रेल मंत्री ने जांच के आदेश भी दिए और मंत्री तुलसी सिलावट जिन्होंने इस घटना पर दुख जाहिर किया, साथ ही कहा है कि परिजनों को सहायता राशि दी जाएगी। 10वीं में पढ़ती थी दोनों छात्राएं अचानक से ट्रेन के चपेट में आई। परिवारजनों का रो रो कर बुरा हाल। यही वो ट्रैक हम आपको दिखा रहे हैं जिसपे नई रेल का जो है ट्रायल रन चल रहा था। ये 2 छात्राएं जो 10वीं में पढ़ती थी, कोचिंग से वापस लौट रही थी और ट्रेन की चपेट में आने के चलते घटनास्थल पर ही दोनों की जान चली गई। और जबलपुर के तिलवारा थाना क्षेत्र की जेडीए कॉलोनी में गैंगवॉर के दौरान चाकूबाजी हुई। दूसरे गैंग के सदस्य की मौत हो गई। लेकिन उससे पहले एक और बड़ी जानकारी आपके साथ साझा करें। इंदौर का जिक्र कर रहे हैं। एक परीक्षण ट्रेन की चपेट में आकर 10वीं की छात्रा की 2 छात्राएं जो जिसका हम जिक्र कर रहे थे उनकी मौत हुई। गुरुवार देर शाम की पूरी घटना केलौद हाला क्षेत्र के रेल पटरी पार करते समय हादसा। दोनों छात्राओं की मौत हो गई। इस हादसे में अन्य छात्रा बाल बाल बच गई है।
उसने बताया कि तीनों सहेली एक रोज कोचिंग से आया कर रही थी और उसके साथ ही वो 2 छात्राएं मौजूद थी। परिजनों की हालत आप देखिए बहुत बुरी। तीसरी सहेली जो उनके साथ मौजूद थी उसके प्राण बच गए। उसने बताया कि किस प्रकार से ट्रैक पार कर रहे थे और उसी के चलते इस हादसे का शिकार हो गए। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। हालांकि सहायता दी जाएगी, कैबिनेट मंत्री तुलसी सिलावट की तरफ से भी कहा गया है। लेकिन कई बार देखिए ट्रैक पार करना कई बार बताया जाता है, लेकिन इसके बावजूद लोग सावधानी नहीं बरतते हैं। कोचिंग में तो हम 4:20 को निकल रहे थे घर से, और उधर से आते वक्त जैसे मैंने उन लोगों को आज इधर से आने का मना भी बोला था, लेकिन वो दोनों एक बर्थडे का रीज़न बता रही थी और एक के पैर में कुछ दर्द वर्द था, तो वो मना बोल रही थी कि लंबा पड़ जाएगा। तो हम लोग इधर से ही आ रहे थे, तो वो दोनों बातें करते करते आ रहे थे और मैं पहले आ गई थी, तो इस साइड में खड़ी थी और उस वाली पटरी पे वो दोनों मतलब उन लोगों को लगा कि इधर से ट्रेन आ रही है और वो वहाँ पे शायद खड़े थे, तो मुझे लगा कि शायद नीचे उतर गए होंगे। और फिर ट्रेन मतलब मैं भी वहीं पे खड़ी थी, लेकिन मुझे कुछ दिखाई नहीं दिया, इतनी तेज़ ट्रेन गई। और फिर सब वहाँ से घर वाले बाहर निकले जो आसपास घर वाले थे। फिर उसके बाद में मुझे लगा कि नई नई ट्रेन की पटरी डली है, तो शायद इस वजह से भी आवाज़ आ रही है। फिर उसके बाद में मैंने उन दोनों को आवाज़ भी दी, लेकिन वो मुझे दिखाई नहीं दिए, तो मैंने सोचा कि शायद मेरा ध्यान इधर उधर होगा, तो वो घर निकल गए होंगे। तो फिर मैं आधे रास्ते में मैंने पूछा कि वो है क्या घर, तो उन्होंने मना बोल दिया। फिर मैं कहाँ पर किससे पूछा था? वो एक था लड़का खड़ा हुआ, तो मैंने बोला कि घर पे देखो उसके, तो वो नहीं। और अब जबलपुर के गैंग वॉर का जिक्र हम कर देते हैं, जहां तिलवारा थाना क्षेत्र के जीटीए कॉलोनी यहां पर चाकूबाजी हुई। दूसरे गैंग के सदस्य की मौत हो चुकी है, उसका भाई गंभीर रूप से घायल है। घायल को मेडिकल कॉलेज अस्पताल ले जाया गया है। जानकारी के मुताबिक दोनों गैंग में काफी समय से रंजिश चल रही थी। मनु श्रीवास अंचल के घर के पास सड़क पर बैठकर आग ताप रहा था। छोटू वहां पर पहुंचता है। पुरानी रंजिश को लेकर विवाद शुरू होता है। छोटू ने मनु पर चाकू से वार किया। चाकूबाजी में छोटू को गंभीर चोट आई है, मौत हुई उसकी। भाई गंभीर रूप से घायल है, अस्पताल में इलाज है। गैंग वॉर का एक और मामला न्यायधानी जबलपुर से। और अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। मनेंद्रगढ़ जिले का जिक्र, जहां कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। ठंड की वजह से पारा 10 से नीचे लुढ़क गया है। ठंड की वजह से सड़कें वीरान हो चुकी हैं। आम लोगों के काम को ठंड प्रभावित भी कर रही है। कोहरे की वजह से विजिबिलिटी काफी कम, लोग अलाव का सहारा लेने को मजबूर हैं यहाँ, यानी कि आप सितम समझ सकते हैं। सर्दी का अभी से ही शुरू हो चुका है। मनेंद्रगढ़ का खासतौर पर जिक्र, जहां वाहन चालकों को भारी परेशानी है। पूरे सरगुजा संभाग की बात करें तो पारा 10 से नीचे लुढ़का है। ऐसे में मैं इस वक्त मनेंद्रगढ़ के बस स्टेशन चौक में हूं। आप देख सकते हैं सड़कें जो है वीरान है। लगभग सुबह के 8:30 बज रहे हैं। ऐसे में लगातार कड़ाके की ठंड की वजह से प्रशासन ने स्कूली जो बच्चे हैं उनकी तो छुट्टी कर दी है, लेकिन प्रशासन जिस तरह से अलाव की व्यवस्था करना चाहिए जगह जगह पे, जो हर साल ठंड के माह में चौक चौराहे पे अलाव की व्यवस्था करते थे, जिसकी वजह से मुसाफिर हो, राहगीर हो या आम लोगों को अलाव से ठंड से राहत बचने के लिए किया जाता है, लेकिन वर्तमान अभी नहीं। किस तरह से अभी ठंडा है? आप लोग अभी ठंड के लिए गर्म कपड़े पहने हैं, अभी निकले हैं, किस तरह काम प्रभावित होता है ठंड से? जी बहुत ठंड है। तो और भी हमारे साथ लोग किस तरह से अलाव की व्यवस्था प्रशासन अभी वर्तमान में नहीं कर रहा है, कैसे देखते हैं आप इसको? ऐसा है कि ठंड काफ़ी पड़ रही है मनेंद्रगढ़ में, और अभी दिन में तो थोड़ा चल जाता है, पर रात्रि में जो कई लोग आते हैं बाहर से उनको काफ़ी ठंड लगती है। व्यवस्था होनी चाहिए अलाव की, और ऐसा मेरा मानना है। देख सकते हैं आम लोग भी हैं और हमारे साथ कुछ लोग हैं। कैसे देखते हैं वर्तमान में ठंड काफ़ी ज़्यादा है और अलाव की व्यवस्था नहीं है प्रशासन द्वारा, कड़ाके की ठंड है, कैसे देख रहे हैं आप? नहीं, शासन व्यवस्था शाम के लिए किया, रात में कई जगह लकड़ियाँ गिरती हैं,
चौक चौराहों पर आग जलती है, जैसे सब्जी मंडी हुआ और ये भगत सिंह चौराहा हुआ, और जगह भी होना चाहिए। और जगह देख सकते हैं आम लोग हैं, ठंड कड़ाके की ठंड है जिले में और इस वक्त में सड़कें जो है वीरान है यहाँ की और लगातार जो है ठंड से बचने के लिए प्रशासन किसी प्रकार की जमीनी स्तर पर कोई भी है अलाव की व्यवस्था नहीं करते। ऐसे में तमाम लोग को काम को लेकर काफी प्रभावित होता है। सुजीत शाह। और अब देखिए 20 बड़ी खबरें।